इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि छोटे छोटे नाबालिग सनातन धर्म के भटुक जो इनके ही विद्यालयों में गुरुकुल में पढ़ने वाले हमारे बालक, हमारे नाबालिग बालक, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कहीं चेहरा नहीं मिलता, कहीं दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं उषु पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। शंकराचार्य जी का मामला काफी ज्यादा इस समय गरमाया हुआ है, चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच हम आ गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। आज शंकराचार्य जी के मामले में सुनवाई होना है, उनको अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। इसी बिंदु पर हम बात करने के लिए आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के पास में और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से बिंदु हैं जिनके तहत शंकराचार्य जी को बेल मिल सकती है, या कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके तहत उनकी बेल में भी रुकावट आ सकती है। सर नमस्कार। नमस्कार। आज शंकराचार्य जी का मामला चूंकि हाईकोर्ट में सुनवाई होना है और कहा यह जा रहा है कि शंकराचार्य जी को बेल मिल सकती है, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से बिंदु हैं जिनको देखते हुए उनको बेल दी जा सकती है? और चूंकि मामला काफी संगीन है तो आप चूंकि एक अधिवक्ता हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर गहनता से विचार विमर्श कर सकते हैं जज साहब और उसके अनुसार फैसला ले सकते हैं? देखिए, अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किया गया है और अग्रिम जमानत देना हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र है और हम सबको, कोई भी व्यक्ति है उसको अग्रिम जमानत लेना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और हाईकोर्ट को देना चाहिए। लेकिन कुछ बिंदु होते हैं जिनको ध्यान में रखता है कोर्ट। इस केस में हाईकोर्ट को, माननीय न्यायालय को छोड़ करके एक आम व्यक्ति से भी आप पूछेंगे तो जब एफआईआर को पढ़ता है तो उसे भी ये समझ में आता है कि नहीं, ये पूरी तरह से गलत है, फर्जी है। तो इसलिए हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जब ये न्यायालय के समक्ष में जिस समय अभी सुनवाई होगी थोड़ी देर में, तो पूरी तरह से साफ हो जाएगा और अग्रिम जमानत बिल्कुल मिलेगी। जांच में माननीय शंकराचार्य जी सहयोग करेंगे। वो खुद कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, हम एफआईआर खत्म कराने के पक्ष में नहीं है, पूरी तरह से जांच हो, साफ हो, मैं दोषी हूं तो दंडित हूं और नहीं हूं तो जिसने ऐसा किया उस पर दंड कठोरतम होना चाहिए। न कि इसलिए मेरे ऊपर किया गया, बल्कि इस तरह से कई केस ऐसे होते हैं जिनमें पीड़ित जो है कोई और होता है और दोषी कोई और होता है और फंसाया किसी और को जाता है। तो इसलिए जो लोग परेशान हैं, एक केस ऐसा नजीर बने और आगे किसी भी निर्दोष को फंसाया ना जाए। अच्छा, सामान्य तौर पर देखा ही जाता है, चूंकि लोग ऐसा पूछ रहे हैं, लोगों के कमेंट भी आते हैं कई बार कि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि अगर पॉक्सो एक्ट का मामला होता है तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन इस मामले में शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? बिल्कुल शिव जी, बड़ी बात आपने कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक अभी रूलिंग आई थी, निर्देश था कि पुलिस को निर्देश दिया गया था कि अगर आप आवश्यक समझे तो ही गिरफ्तारी करें। आप बिंदुओं को देखें, आपको ये लगे कि नहीं गिरफ्तारी करने लायक है, इस व्यक्ति के बाहर रहने से प्रभावित हो सकती है जांच, तो गिरफ्तारी करें, नहीं तो नहीं करें। इस तरह का एक मामला और पहले हुआ था, उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता पे पॉक्सो एक्ट लगा था और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जांच पूरी हुई और इसके बाद वो निर्दोष साबित हुए। तो इस तरह से पुलिस को ये लगा होगा कि नहीं, गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं मामला कमजोर है। पुलिस भी समझ रही है। अब किस दबाव में ये किया जा रहा है, ऊपर से कितना दबाव है कि फंसाया जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि शंकराचार्य जी ने धर्म की बात की, शंकराचार्य जी ने गौ हत्या बंद कराने की बात की और जैसे ही उन्होंने यह बात किया कि अकेले उत्तर प्रदेश में पूरे देश का 40% मांस निर्यात होता है, ये बड़ी बात होती है, वैसे ही एफआईआर दर्ज की जाती है। और जब उन्होंने कहा कि 11 मार्च को हम काशी से लखनऊ जाएंगे, यात्रा करेंगे गौ हत्या के खिलाफ, तो मामला कोर्ट में आता है और एक्सेप्ट किया जाता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, एफआईआर नहीं हुई थी, कोई भी अगले ने, जो भी आशुतोष उर्फ अश्विनी सिंह है, उसने किसी भी बिंदुओं को पूरा नहीं किया था, न्यायालय की प्रक्रिया को, कानूनी प्रक्रिया से नहीं आया था, फिर भी एक्सेप्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि ये पूरी तरह से गलत है, फंसाने की साजिश है। और ये दुर्भाग्य है कि हिंदुओं की सरकार केंद्र में है, सो कॉल्ड हिंदुओं की सरकार उत्तर प्रदेश में है, इसके बावजूद हिंदुओं के गुरु, हिंदुओं की आस्था जिनसे जुड़ी हुई है, जिन्होंने सनातन धर्म को, जिन्होंने हिंदुओं के धर्म को बचाया, उस समय जिस समय मुगलों का आतंक था, जिस समय ये था कि नहीं हिंदू धर्म हमारा परेशान हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, उस तरह 4 पीठ स्थापित किया। उस 4 पीठ में से एक पीठ के ये शंकराचार्य हैं, जो हमेशा
धर्म और सत्य का रास्ता बताते रहते हैं, आज उनको परेशान किया जा रहा है। अच्छा, आपने एक बात कही है कि ये जो केस है पूरी तरह से कमजोर है और ये फंसाने की साजिश हो सकती है। कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है कि ये कमजोर हैं, इनमें कोई दम नहीं है? FIR को आप पढ़िए, उसमें तारीख लिखी हुई है, समय नहीं लिखा हुआ है। FIR को पढ़िए, उसमें दिया गया है 1-2 साल पहले हम फला जगह रहते थे। आप किसी से भी पूछें, वहाँ के उनके स्कूल का जो विद्या मठ है, वहाँ आप उनकी सूची निकलवा लें। ये छात्र कभी नहीं रहे। जब आप छात्र नहीं रहे तो लंबे समय तक आप रुक नहीं सकते हैं, आपकी मुलाकात नहीं हुई। यहाँ तक कि जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है वो उन बटुकों को पहचानते तक नहीं है। FIR आप जब लार्ज कराने के लिए आप कहते कि हमारे पास बटुक आए, तो बटुक आए तो आप तत्काल पुलिस के पास जाते। पुलिस के पास अगर जाते तो पुलिस भले FIR नहीं करती, लेकिन उसी दिन या दूसरे दिन आकर के शंकराचार्य जी से पूछताछ जरूर करती। आपने 112 डायल नहीं किया, आप ले जा करके 2 नाबालिग, अगर एक व्यक्ति है नाबालिग के साथ ऐसा हुआ तो आपको ले जा करके पुलिस को सौंप देना चाहिए था। आपने उन बालकों को पुलिस को नहीं सौंपा। मेला संपन्न होने के बाद लगभग 1 महीने के बाद ये किया जाता है, तो इसलिए ये साबित होता है कि सारे बिंदु बहुत ही कमजोर हैं। अच्छा, उनका जो जिनकी बात आप कर रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी कहना ये भी है कि ये जो पूरा मामला है इसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। वो अभी हाल ही में उन्होंने प्रयागराज में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें वो एक लैपटॉप दिखा रहे थे और कह रहे थे सारे साक्ष्य उसमें मौजूद हैं, सारी CDs वगैरह उनके पास, सारे वीडियोज मौजूद हैं। और उन्होंने कुछ फोटोज भी दिखाई थी कि ये फोटोज देखिए, अगर मैं अपराधी हूँ तो मेरे साथी पहले क्या कर रहे थे, इस टाइप से उन्होंने कई सारी अपने आप को बचाव में बातें कही। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, आशुतोष क्या कहता है और क्या करता है ये भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले उसका नाम अश्विनी था। जो व्यक्ति अपने नाम पे विश्वास न कर पाए, अपना नाम बदल दे, तो कहीं ना कहीं उस पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि नहीं उठता है। उसका खुद का आत्मबल जो है कमजोर है। दूसरी बात, कभी आशुतोष ये कहता था कि हम मुस्लिम धर्म अपना ले रहे हैं, हमको हिंदू धर्म में परेशान किया जा रहा है। तो इसका मतलब कि आपको ये लगता है कि कहीं कोई परेशान करेगा तो हम उससे अलग हो जाएंगे, कहीं कुछ चले जाएंगे। आपके ऊपर गौ तस्करी जैसा गंभीर मामला दर्ज है, FIR दर्ज है, 1 नहीं 2 नहीं 4 10 मुकदमे दर्ज है। आप कैसे अपने आप को बचा पाएंगे? दूसरी बात, ये तो भाजपा सरकार में भी जुड़े लोगों को डिप्टी CM को कह रहे हैं कि डिप्टी CM भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने बोला था। तो क्या इसके पास प्रूफ है? ये बता सकते हैं। ये तो सबको फंसाना चाहता है, इसलिए कि हम अपने आप को सुरक्षित निकल करके आ जाए, हम अपने आप को बचा ले जाए। तो इस व्यक्ति की बातों पर भरोसा करके आप कैसे कह सकते हैं कि लैपटॉप है, कुछ रखा हुआ है इसमें फोटो? और दूसरी बात, शंकराचार्य हमारे भगवान स्वरूप हैं। क्या किसी मंदिर में किसी अपराधी को प्रणाम करने से रोका जा सकता है? तो शंकराचार्य जी के पास कोई भी व्यक्ति जा रहा है, अगर उसको पुलिस गिरफ्तारी में वो नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा उन्हें कि अपराधी है? जो भी व्यक्ति आएंगे प्रणाम करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और वो चलते जाएंगे। वो फोटो खिंचाना चाहेंगे, वो फोटो खिंचा लेंगे। अच्छा, आज अगर शंकराचार्य जी को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, जमानत उनकी स्वीकार नहीं होती है, इसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है? हम आगे जो इससे ऊपर न्यायालय है वहां जाएंगे। हालांकि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें अंतरिम जमानत मिलेगी। जी, तो अब देखना यह होगा कि आज इस मामले में सुनवाई के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शंकराचार्य जी को राहत मिलती है या इसके बाद कुछ और नया मुद्दा सामने आता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।